हेलो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख चुका होगा कि हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन को कराएंगे। दोस्तों ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं रेलवे, एसएससी एंड अदर एग्जाम के लिए। तो सो गाइज मेरे साथ आप क्वेश्चन को कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिले हैं? गुजरात, राजस्थान, लोथल या फिर कालीबंगा। तो दोस्तों आपको मैं 2 सेकेंड का टाइम दूंगा क्योंकि आपको भी आंसर बताना है। दोस्तों गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोथल। गुजरात में लोथल के सारगवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण मिला है। ओके दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को जो प्रमाण मिला है गुजरात राज्य में लोथल के सारगवाला गांव है एक, वहां से 80 किलोमीटर दूर से एक हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिले हैं। कुछ वहां पे पुराने शब्द चीज़ें मिले हैं दोस्तों, जो अहमदाबाद ज़िला के भोगवा नदी पे स्थित है। ये जो स्थित है दोस्तों, ये आपका भोगवा नदी पे स्थित है। ठीक है। अच्छा, लोथल की खोज कब की गई थी? तो दोस्तों लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी तक इसका काम चला था, यानी कि 3 साल। दोस्तों ये खोजा गया था रंगनाथ राव द्वारा। ठीक है, लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में की गई थी रंगनाथ राव द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन में दोस्तों मैं जो भी आपको पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दोस्तों मैं इसलिए आपको इसे बता रहा हूँ कि दोस्तों आप क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ रिवीजन भी हो जाए, जो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट में है लोथल से बंदरगाह। अच्छा, लोथल से आपको क्या क्या चीज़ की प्राप्ति हुई तो इसी के बारे में बताया है दोस्तों। लोथल से आपका बंदरगाह मिला है। बंदरगाह का मतलब हुआ वहाँ पे व्यापार किए जाते थे जल के माध्यम से। वहाँ हवन कुंड मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं और फारस की मोहर का प्रमाण मिला है। ओके, इतनी बात को आप ध्यान में रखिए। गाइज आज हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं और उसके हम जो डिटेल देखेंगे दोस्तों, उसका हम एक पीडीएफ देंगे। ओके दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं, और आपको जब ज़रूरत पड़े दोस्तों आप पीडीएफ को खोल करके पढ़ सकते हैं। ओके, हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता था? सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, कांसा का, तांबा का, टेराकोटा का या फिर लोहा का। दोस्तों आपको पता होगा, लोहा तो आप टिक ही मत कीजिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का खोज ही नहीं हुआ था। ये आपके जाके उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रमाण मिला था, इसलिए लोहा तो आपका होगा ही नहीं दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर अगर थर्ड नंबर आप टिक कर रहे हैं तो सही है आंसर। इसका आंसर थर्ड नंबर ही होगा। दोस्तों हड़प्पा वासी मोहरों को बनाने में सर्वाधिक सेलखड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनके मोहरों का आकार कैसा होता था। दोस्तों मोहरों, जो हम लोग के ज़माने में जो रुपया चलता था, पहले मोहर चलता था, वो लोग मोहर के द्वारा ही लेन देन एवं व्यापार को काम करते थे। दोस्तों व्यापार से रिलेटेड जितने भी काम है वो मोहर के द्वारा ही किए जाते थे, जैसे हम लोग रुपया के द्वारा करते हैं। तो उन्हीं के बारे में बोल रहा है कि दोस्तों मोहरों को जो आकार होता था वो बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार आकार के होते थे। बस इतनी बात आप ध्यान में रखिए। सांची किस लिए विख्यात था? तो आप इसका आंसर बताइएगा। चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप शायद थर्ड नंबर को टिक कर रहे होंगे। अगर आप थर्ड कर रहे हैं दोस्तों तो ये गलत होगा। आपका आंसर होगा सेकंड नंबर। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है दोस्तों जो गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर। दोस्तों सांची का जो स्तूप है ये बनाए गए थे अशोक द्वारा, और ये प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के अगर आप अंदर जाएंगे तो रायसेन जिला के अंदर है। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट में है आपका बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है।
और थर्ड नंबर पॉइंट में है दोस्तों, जहां बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं उसे ही स्तूप कहते हैं। दोस्तों आपके मन में अगर स्तूप के बारे में आ रहा होगा कि स्तूप है क्या, तो आप थर्ड नंबर पॉइंट से आपका क्लियर हो गया होगा। जहां बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं उसे ही स्तूप कहते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन, तक्षशिला, मैसेडोनिया या फिर फारस? तो आंसर क्या होगा? 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों शायद आपको पता होगा, आंसर ए नंबर हो जाएगा, बेबीलोन। देखिए, कहा जाता है कि मालवा के जनजाति से युद्ध में हार गए। दोस्तों सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी, मालवा के जनजाति से युद्ध हुई थी और वहीं पे हार गए थे। तो हो सकता है दोस्तों उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई होगी। ऐसा कहा नहीं जाता लेकिन ऐसा माना जाता है, तो इसलिए हम कंफर्म आपको नहीं बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप ध्यान में इतना रख सकते हैं कि मालवा के जनजाति से युद्ध में हार गए थे। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, ठीक है, जिनका पिता का नाम फिलिप था। दोस्तों सिकंदर का जो पिता थे उनका नाम था फिलिप तथा सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति थे। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं, हाई स्पेसीज। दोस्तों इसे हाइड स्पेसीज भी बोला जाता है, जो भी आप बोले। हाइड स्पेसीज का युद्ध सिकंदर ने झेलम नदी के बगल में पोरस के शासक के साथ किया, जिसमें सिकंदर का जीत हुआ। दोस्तों इसमें कुछ शब्द छूट गए हैं। हाइड स्पेसीज का युद्ध जो हुआ था वह झेलम नदी के बगल में हुआ था, और किन के साथ हुआ था? दोस्तों पोरस के जो शासक थे, राजा थे, उनके बीच, यानी कि सिकंदर और पोरस के राजा के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें सिकंदर की जीत हुई और पोरस के शासक और यानी कि राजा की हार हुई। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? दोस्तों अग्नि कुंड जिसे बोलते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर कहीं से प्राप्त नहीं हुई? तो आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। यहाँ से आपको ऊँटों की हड्डियाँ, अग्निकुंड और जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ओके। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर लास्ट में आपका रसायन विज्ञान? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विख्यात था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त यहाँ पे पढ़ाई का भी काम होता था। हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा संख्य दर्शन से संबंधित विषय को भी पढ़ाया जाता था। ओके। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? SR गोयल, जेम्स प्रिंसेप, BN मिश्रा या फिर नन? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जो पढ़े हैं वो है जेम्स प्रिंसेप। अशोक की संपूर्ण जानकारी उनकी अभिलेखों से प्राप्त होती है। ओके। अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा जो है दोस्तों, अशोक ने अभिलेखों की प्रेरणा ली है ईरान के जो एक शासक है डेरियस नाम का, उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक की लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुई है। ठीक है, अब तक जो है दोस्तों अशोक की लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हो चुकी है। यह ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक, ग्रीक शब्द में लिखे गए थे। उनके जो अभिलेख हैं इन भाषाओं में लिखे गए थे। ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक ग्रीक शब्द है लिखे गए हैं। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, पशुपति या फिर इंद्र? तो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक शिव की मूर्ति मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग हैं पशुपति की पूजा किया करते थे। ठीक है।
मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई जिस पर शिव जैसा आकृति का चित्र मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। ओके। चरक एक विख्यात इतिहासकार थे, चिकित्सक, मंत्री या फिर ज्योतिष थे। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। चरक एक विख्यात चिकित्सक थे। दोस्तों चरक जो है कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क राजा के शासन में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता ग्रंथ भी लिखा है। दोस्तों उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिनका नाम है चरक संहिता। चलिए इसका आंसर बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, शंकरादेव, महावीर स्वामी या फिर पार्श्वनाथ? तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे और 23वें आपका पार्श्वनाथ थे। और दोस्तों आपसे जब पूछा जाए अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे, तो दोस्तों ये थे महावीर स्वामी। ठीक है। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन भारत नहीं आए थे। मेगास्थनीज, कोलंबस, फाहियान या फिर वास्को डी गामा? तो दोस्तों शायद आपको आंसर पता चल गया होगा। कोलंबस जो हमारे भारत नहीं आए थे। दोस्तों कोलंबस जो थे भारत की खोज में निकले थे, लेकिन वो गलती से पहुंच गए थे अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका की ही खोज की थी, इसलिए वो भारत नहीं आ पाए। इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, और आपका जो फाहियान थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रम द्वितीय भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रम द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। और दोस्तों वास्को डी गामा तो फेमस है, ये 1498 में भारत की खोज किए थे, तो जो पहली बार कालीकट पहुंचे थे। और कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। दोस्तों ये निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन ये गलती से अमेरिका पहुंच गए, इसलिए अमेरिका की ये खोज किए थे। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जो सूर्य देवता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, कोणार्क मंदिर को हम लोग काले पैगोडा भी कहते हैं। काले पैगोडा के नाम से भी ये विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी के गंग शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा 2236 से 1264 ईस्वी में करवाया गया। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण का जो काल है 1236 में स्टार्ट हुआ, और ये काम 1264 ईस्वी तक चला, और ये 23वीं सदी में ये काम हुआ है। ओके। और ये बनाया गया था गंग शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण मिलता है? महाभारत का, रामायण का, जातक कथाओं का या फिर चंदेल जनजाति की जीवन कथा का? तो दोस्तों अजंता की गुफाओं में जो आपका चित्रण मिलता है जातक कथाओं का। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है। और दोस्तों अजंता की अधिकांश जो गुफाएं हैं वे गुप्त काल के शासक में ही इनका निर्माण हुआ है। जिंदा अवस्था किसकी पवित्र पुस्तक है? तो आंसर क्या होगा? जिंदा अवस्था आपका पारसी का पवित्र पुस्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शालीमार बाग किसने बनवाया? दोस्तों ये तो आपको पता होगा, अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां या फिर अशोक ने? तो दोस्तों शालीमार बाग जो है जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है। शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है, जो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था 1619 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है और ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था 1619 ईस्वी में। जहांगीर के काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो दोनों टॉपिक मैंने बताया था, दोनों पॉइंट, ये सीधे आपका क्वेश्चन इससे बनता है। जहांगीर के काल को स्वर्ण काल, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, और ऑप्शन दिया जाता है जहांगीर, अकबर, हुमायूं, ऐसे करके आपका ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को छांटना है।
दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के ही बीच हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध भी इन्हीं के बीच हुआ था। दोस्तों अंतर सिर्फ इतना है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज का विजय हुआ और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का जीत हुई। ठीक है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए किसमें है, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, तो ये गलत हो जाएगा। महमूद गजनवी तो होगा ही नहीं, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी तो होगा ही नहीं। दोस्तों लास्ट ऑप्शन बचा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अच्छा, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में मुस्लिम राज का स्थापना करने का श्रेय जो जाता है मोहम्मद गौरी को ही जाता है। ठीक है, और भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अगर एक्चुअली में आपसे पूछा जाए तो कुतुब मीनार की जो आपकी ऊंचाई होती है 237.8 फीट होती। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखिए सेकंड नंबर को आप टिक कर सकते हैं क्योंकि आप लगभग में हैं, तो इसलिए सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। दोस्तों जो गुलाम वंश के राजा थे, कुतुबुद्दीन ऐबक इस मीनार को 4 मंजिल तक करना चाहता था, पर 1 मंजिल के निर्माण में ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों उनकी मृत्यु होने के बाद बाकी का जो काम है वे इल्तुतमिश यानी कि उनके बेटे के द्वारा किया गया 1231 ईस्वी में, और इसकी ऊंचाई 237.8 फीट है। जहांगीर का मकबरा कहाँ था, आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर कश्मीर। तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा लाहौर में था जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। जहांगीर का मकबरा लाहौर के समीप शाहदर्रा में स्थित था। अगर एक्चुअली में पूछा जाए दोस्तों तो ये शाहदर्रा में स्थित था, लाहौर के जो पास में है, और इसका निर्माण सम्राट के मृत्यु के बाद उनकी बेगम नूरजहां ने करवाया। ठीक है, तानसेन का संबंध किसके दरबार से था, जहांगीर, अकबरा, शाहजहां या फिर बहादुर शाह। तो दोस्तों तानसेन जो अकबर के दरबार में रहा करते थे, आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे। तानसेन का बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है तो रामतनु पांडे आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इनका जन्म ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है, ये ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड थे। तानसेन का गुरु का नाम हरिदास था। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, उर्दू, अरबी, फारसी या फिर हिंदुस्तानी। दोस्तों मुगल शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। दोस्तों हिंदुस्तानी शब्द भाषा जो है ये उर्दू और हिंदी के ही मिश्रित रूप है। ठीक है, और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जैसे शब्द मध्यकाल में प्रचलित हुए थे। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि की बात की जाए तो ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ओके।